हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। इससे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, जिसमें हमने देखा कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डील करते हैं वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस के बारे में विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें वाइब्रेशंस होते हैं विथ चेंज इन डाइपोल मूवमेंट, तो आईआर एक्टिव होते हैं, यानी आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें यहाँ पे प्रॉपर सिग्नल मिलते हैं और मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलते हैं। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें वाइब्रेशन तो होते हैं लेकिन चेंज इन डाइपोल मूवमेंट नहीं होते हैं ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, ऐसे मॉलिक्यूल आईआर इनएक्टिव होते हैं, यानी आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखाया है, कार्बन डाइऑक्साइड के वाइब्रेशनल मोड्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ स्ट्रेचिंग भी होती है और यहाँ पे बेंडिंग भी होते हैं। जब स्ट्रेचिंग होती है तो 2, 3, 4, 9 सेंटीमीटर इनवर्स पे होते हैं और बेंडिंग 6, 6, 7 सेंटीमीटर इनवर्स पे होते हैं। यानी यहाँ पे हमें दो टाइप के बैंड हमें मिलते हैं, यानी मॉलिक्यूल के बारे में इस तरह से हमें इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल इंफॉर्मेशन मिलते हैं विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन। तो इसी तरीके से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वाइब्रेशनल बैंड्स के बारे में, और इसके बाद डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ आईआर एब्जॉर्प्शन बैंड के बारे में। तो इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा कि कितने टाइप्स के वाइब्रेशनल बैंड्स हमें मिल सकते हैं, है ना। तो थ्योरेटिकली हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की, यानी फंडामेंटल वाइब्रेशंस। यानी फंडामेंटल वाइब्रेशंस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, यानी जब वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होते हैं फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइट, ये यहाँ से इसमें जाते हैं इस लेवल में, तो इसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल वाइब्रेशन, है ना। तो यहाँ पे जो बैंड मिलता है उसको हम फंडामेंटल वाइब्रेशनल बैंड हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम थ्योरेटिकली, जैसे हमने किया था कि थ्योरेटिकली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के का जो फार्मूला था हमने उसको यूज़ किया था, फिर हमें फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता था, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपका लीनियर कोई मॉलिक्यूल होता है तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते थे, लीनियर में 2n-5 और नॉन लीनियर में 2n-6 यूज़ करते हैं। अगर हम लीनियर जैसे कोई मॉलिक्यूल है, से एसिटिलीन है, ऐसे लीनियर एक मॉलिक्यूल है, तो कितने थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं इसमें वाइब्रेशनल बैंड्स आ सकते हैं फंडामेंटल, यानी फंडामेंटल वाइब्रेशनल बैंड हमें मिल सकते हैं। तो ये लीनियर है तो ये वाला फार्मूला होगा। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 4 नंबर ऑफ एटम्स है, तो 4 × 3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। -5 कितना हुआ, 7। तो यहाँ पे हमें 7 फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, यानी थ्योरेटिकली हमें 7 बैंड्स मिलेंगे। लेकिन अगर हम से कोई नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, आपका बेंजीन है C6H6, तो इसके लिए ये फॉर्मूला लागू होगा। तो इस फॉर्मूले में 3 × 12 36 -6, यानी 30 हमें बैंड्स मिलने चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हमने कहा था कि इतने बैंड्स यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन जब हम थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन को जो आपका थ्योरेटिकली जो आपने कैलकुलेट किया उसको हम प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के साथ उसको क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो जो आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया था वो कभी कभी जो आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया और जो प्रैक्टिकली आपको ऑब्जर्व हुआ वो कभी कभी ही मैच होते हैं, सेल्डमली, बहुत मतलब ना के बराबर। या तो आपको नंबर ऑफ बैंड्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे या बहुत ही कम मिलेंगे, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला जो रीज़न है वो ये है कि जो हम अभी पहले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया एक रेंज के बारे में, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होता है वो 4000 से लेकर 6-7 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में हम स्टडी करते हैं। लेकिन कोई अगर एब्जॉर्प्शन इसके नीचे हो रहा है या 4000 के एबो हो रहा है
तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो बैंड हमें नहीं मिलेगा। उस समय नंबर ऑफ जो बैंड होता है एज एक्सपेक्टेड नहीं होता है, उससे हमें कम मिलता है। कभी जो आपका फंडामेंटल बैंड होता है वो इतना वीक होता है जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते या इसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। हमने एक चीज़ तो देखा, आईआर एक्टिव ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं जो ड्यूरिंग द वाइब्रेशन वहाँ चेंज इन डाइपोल मूवमेंट होते हैं, लेकिन कितना इंटेंस होगा, पीक कितना अच्छा हमें यहाँ पे वाइब्रेशनल बैंड मिलेंगे, वो डिपेंड करता है आपका मॉलिक्यूल कितना पोलर है। जितना मॉलिक्यूल पोलर होता है उतना ही मोर इंटेंस हमें पीक मिलते हैं, और जितना ही आपका मॉलिक्यूल लेस पोलर होता है आपको कमज़ोर पीक मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें वाइब्रेशन तो होते हैं लेकिन इनमें जो पोलैरिटी होती है बहुत ही कम होती है, तो इनका जो इंटेंसिटी होता है बहुत ही कम होता है, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं और हमें लगता है कि कोई यहाँ पे सिग्नल नहीं आया। तो इस तरह से वाइब्रेशनल बैंड्स हमें कम मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम और एक रीज़न यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कभी कभी ऐसे कुछ फंडामेंटल बैंड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ही आ जाते हैं। तो उस समय भी आप डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और आपको नंबर ऑफ सिग्नल जो एक्सपेक्टेड होता है वो नहीं आते हैं, उससे कम आते हैं। और कभी कभी ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं जो कि या सिमेट्रिकल वाइब्रेशन हो या हाईली सिमेट्रिकल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में हमने देखा था। इनमें क्या होते हैं कि दो जो वाइब्रेशन होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट का क्या मतलब है, उनकी एनर्जी क्या होते हैं, सेम होते हैं। जब एनर्जी और वाइब्रेशन सेम होगा तो उनका एब्जॉर्प्शन भी पीक भी एक ही जगह आएगा। जब एक ही जगह आएगा तो आपको क्या लगेगा कि इसमें एक पीक कम आया। तो इस तरह से भी आप मतलब ये काउंट कर सकते हैं कि शायद इसमें डीजेनरेसी की वजह से नंबर ऑफ पीक्स क्या आए होंगे, कम आए होंगे। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड वाले में देखा, इसमें एक क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल आईआर इनएक्टिव होता है, तो वो हमें नज़र नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे फार्मूले से देखेंगे तो नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस कितने आ सकते हैं, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 5 हो जाएगा ना। 4 फंडामेंटल वाइब्रेशन, यानी हमें 4 पीक्स मिलने चाहिए थे, बैंड मिलने चाहिए थे, लेकिन मिलता है एक्चुअल में कितना है, सिर्फ 2। क्यों मिलता है, क्योंकि जो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाला होता है वो आईआर इनएक्टिव होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो एक कट गया, सिर्फ कितना रह गया, 3। 3 में से एक तो आता है, एक बैंड आता है बिकॉज ऑफ अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की वजह से, एक सिग्नल उसकी वजह से आ रहा है। बाकी जो आते हैं 2 बेंडिंग वाइब्रेशंस की वजह से आते हैं। लेकिन इन दोनों बेंडिंग वाइब्रेशंस की एनर्जी क्या होता है, सेम होते हैं, दोनों की एनर्जी सेम होते हैं। जब दोनों की एनर्जी सेम होगा तो एक ही जगह पे एक ही बैंड आएगा, तो 4 की जगह पे आपको टोटली कितना आएगा, सिर्फ 2 ही फंडामेंटल बैंड आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। इस तरह से नंबर ऑफ सिग्नल एज एक्सपेक्टेड नहीं आते हैं, उससे कम आते हैं। ये कुछ रीजंस थे। ठीक है, अब देखिए कि कभी कभी नंबर ऑफ बैंड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस के बेस पे, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आते हैं, कम की जगह पे अब ज़्यादा आते हैं। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा आते हैं, थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें कुछ जो नए बैंड्स हैं वो मिलते हैं, जिसमें एक बैंड जिसको हम क्या कहते हैं, ओवरटोन बैंड कहते हैं। ओवरटोन बैंड कब मिलता है, ओवरटोन बैंड हमें मिलता है, देखो मैंने पहले ही डिस्कस किया कि जो फंडामेंटल जो मैक्सिमम जो पीक में आएंगे वो फंडामेंटल वाइब्रेशंस हो गए, यानी ग्राउंड स्टेट से जब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, यानी पहले लेवल से ग्राउंड से बस फर्स्ट में, उसी में सबसे ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं। तो वो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होते हैं, तो हमें फंडामेंटल वाइब्रेशन मिलता है जो हम आमतौर पर स्टडी कर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये आपका ग्राउंड स्टेट हो गया, ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड हो गया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो गया,
थर्ड एक्साइटेड, फोर्थ एक्साइटेड वाइब्रेशनल एक्साइटेड स्टेट हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ जाने की वजह से बजाय ये कभी हायर वाइब्रेशनल स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे जब इन ट्रांजिशंस की वजह से जो बैंड मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, ओवरटोन बैंड मिलते हैं। लेकिन जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, दे आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस। इसका मतलब ये हुआ, से फंडामेंटल वाइब्रेशंस में न्यू बार जो होता है वो 500 सेंटीमीटर इनवर्स है, से फॉर एग्जांपल। यानी ये एब्जॉर्प्शन फंडामेंटल वाइब्रेशंस में 500 सेंटीमीटर इनवर्स पे ये एब्जॉर्प्शन दिखाता था। तो इसका ओवरटोन इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा यार, इंटू वन तो वही सेम हो गया, इंटू 2000 पे 1000 सेंटीमीटर इनवर्स पे हमें ओवरटोन मिलने के चांस है, या इंटू 3 1500 सेंटीमीटर इनवर्स पे इसके ओवरटोन मिलने के चांस है। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं। ऐसे बैंड की वजह से हमें जो नंबर ऑफ बैंड होता है वो एज एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आते हैं बिकॉज ऑफ ओवरटोन्स। और कुछ होते हैं जिसमें कम्बिनेशन बैंड्स होते हैं। कम्बिनेशन बैंड्स में क्या होता है, टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज इन ए मॉलिक्यूल जो होता है वो कपल होते हैं, प्लस हो जाते हैं टू गिव राइज टू वाइब्रेशन ऑफ न्यू फ्रीक्वेंसी विद इन द मॉलिक्यूल। से फॉर एग्जाम्पल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो न्यू 1 सेंटीमीटर इनवर्स है, और जो दूसरा वाइब्रेशन होता था वो न्यू 2 सेंटीमीटर इनवर्स पे होता था। लेकिन आपको क्या मिलता है, जो वाइब्रेशनल बैंड मिलता है वो इन दोनों का प्लस की जगह पे न्यू 3 पे मिलता है। दोनों का जब प्लस करते हैं कपल करने के बाद, यानी जो दो वाइब्रेशंस होते हैं वो दो कपल हो जाते हैं। कपल होने की वजह से अब वो नए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करने लगते हैं, वाइब्रेशन करने लगते हैं। जब वो नए फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेशन करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे, तो एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन भी अलग होगा और आपको डिफरेंट वहाँ पे बैंड मिलता है। तो ऐसे वाइब्रेशंस को हम क्या कहते हैं, कम्बिनेशन वाइब्रेशन कहते हैं, जिसमें दो फंडामेंटल वाइब्रेशन क्या होते हैं, कपल हो जाते हैं और एक नई फ्रीक्वेंसी पे वो एब्जॉर्ब करने लगते हैं। लेकिन इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि आपको और एक टाइप का बैंड मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंस बैंड कहते हैं। अब डिफरेंस बैंड में क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेड फ्रीक्वेंसी है, ये साथ में है, ये ऑब्जर्वेड फ्रीक्वेंसी होता है वो डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरेक्टिंग बैंड्स। यानी आपको लग रहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन V1 न्यू 1 पे होना चाहिए, न्यू 1 बार पे, और दूसरे का न्यू 2 बार पे होना चाहिए था। लेकिन जो एक्चुअल में एब्जॉर्प्शन होता है इन दोनों के डिफरेंस पे होता है, यानी न्यू 1 माइनस न्यू 2 के जगह पे हो रहा होता है, से न्यू 4 इसको मानेंगे। यानी इन दोनों का डिफरेंस पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंस बैंड्स। इस टाइप के बैंड्स भी आपको मिलते हैं जिसको हम डिफरेंस बैंड कहते हैं। एक होता है फर्मी रेजोनेंस। फर्मी रेजोनेंस में क्या होता है, इसमें भी कपलिंग होता है, लेकिन कपलिंग होता है बिटवीन फंडामेंटल वाइब्रेशन विथ ओवरटोन या कम्बिनेशन बैंड। जो हमने अभी डिस्कस किया कि फंडामेंटल वाइब्रेशंस के बैंड्स के अलावा आपको क्या होता है, डिफरेंस बैंड होता है, कम्बिनेशन बैंड्स होता है, ओवरटोन्स होते हैं। कभी कभी आपका फंडामेंटल जो वाइब्रेशन होता है वो कपल करते हैं किसी ओवरटोन के साथ या कम्बिनेशन बैंड के साथ। अब वो जब इसके साथ कपल हो जाएगा, नई फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन दिखाएगा और नया एक बैंड मिलेगा। तो ऐसे बैंड को जिसमें कपलिंग होता है बिटवीन फंडामेंटल और ओवरटोन के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, फर्मी रेजोनेंस कहते हैं। तो ये इन टाइप की वजह से डिफरेंट टाइप्स का वाइब्रेशनल बैंड्स है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सिग्नल हमें क्या मिलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दिया है फर्मी रेजोनेंस का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। हम इसी के बेस पे किसी भी एल्डिहाइडिक ग्रुप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। बिकॉज ऑफ कपलिंग बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और फर्स्ट ओवरटोन कार्बन हाइड्रोजन बैंडिंग के बीच में कपलिंग होता है, और हमें एक डबलेट मिलते हैं, थोड़ा सा इस टाइप का पीक मिलते हैं, डबलेट मिलते हैं एट 2820
एंड 2720 सेंटीमीटर इनवर्स पे। ये जो होता है एक्चुअल में ओवरटोन होता है। इस ओवरटोन की वजह से हम एल्डिहाइड ग्रुप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया ओवरटोन्स का कि हम ओवरटोन्स को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अब हम डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ आईआर एब्जॉर्प्शन बैंड्स के बारे में। पोजीशन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये एनर्जी लाइन है, तो क्या ये हायर एनर्जी पे एब्जॉर्ब करेगा या लोअर एनर्जी पे एब्जॉर्ब करेगा, कौन से फैक्टर इस पे हायर एनर्जी पे एब्जॉर्ब करेगा, कौन से फैक्टर की वजह से लोअर एनर्जी पे एब्जॉर्ब करेगा। अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर हम स्ट्रेचिंग बॉन्ड की बात करते हैं, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि दो बड़ा सा मास है से ये M1 है, ये M2 है, जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट है वाया स्प्रिंग, फिर वो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम ये क्रूडली उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं कि बॉन्ड भी इसी स्प्रिंग की तरह, जिसमें 2 बॉल्स है, एक का मास M1 है, एक का मास M2 है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं और वाइब्रेट कर रहे हैं। उसके साथ हम बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड को कंपेयर कर सकते हैं। जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 2 बॉल्स कनेक्टेड बाय स्प्रिंग हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको इस जगह पे हुक्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो हुक्स लॉ की मदद से हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन को यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली उस स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कैसा आएगा, हुक्स लॉ आएगा जो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन आएगा इज इक्वल टू 1/2/2/πc अंडर रूट ऑफ k इंटू म्यू। बस ये आपको याद रखना है। इसके बेस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यह आपका न्यू बार हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी आपका जब बॉन्ड वाइब्रेट कर रहा होता है, तो जब इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी मैच होते हैं तो एब्जॉर्प्शन होते हैं ना। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन हम किससे दिखाते हैं, न्यू बार से। यानी इन शॉर्ट हमें क्या दिखाते हैं, एनर्जी, किस एनर्जी पे ये एब्जॉर्प्शन आएगा। ये तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि पाई भी कांस्टेंट, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो इन शॉर्ट क्या रहा, के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट कितना है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ। किसके साथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ। जितना आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ही मजबूत बॉन्ड होगा, के का वैल्यू इतना ही ज़्यादा होगा। बस इतना याद रखो, के का वैल्यू अगर कम होगा तो बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड वीक होगा। ये म्यू हमें देते हैं रिड्यूस्ड मास के बारे में इंफॉर्मेशन, और रिड्यूस्ड मास होता है M1। अगर इसको M1 मानेंगे, इसको M2 मानेंगे, तो रिड्यूस्ड मास कितना होगा, M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय हाँ M1 प्लस M2। यानी रिड्यूस्ड मास किसके बराबर होता है, M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम जो लेते हैं वो रिड्यूस्ड मास यहाँ पे लेते हैं। अब यहाँ आपको कुछ ऑब्जर्वेशन करने हैं, वो क्या करने हैं, ये वाला क्वांटिटी कांस्टेंट है, यानी हम इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं, न्यू बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के डिवाइडेड बाय म्यू बोल सकते हैं, है कि नहीं। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा अगर के का वैल्यू ज़्यादा होगा, बिकॉज दिस न्यू बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट के का, है ना, जो कि हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। यानी कोई अगर बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो हायर एनर्जी पे एब्जॉर्प्शन करेगा, यानी उनका न्यू बार का वैल्यू क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। और अगर किसी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो न्यू बार इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर, रिड्यूस्ड मास। यानी अगर किसी का मास ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा जब रिड्यूस्ड मास या ये जो दो बॉन्ड है वाइब्रेट कर रहे हैं, इनका जो मास है कम होगा
तो मास कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। इन शॉर्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, हायर विल बी द एब्जॉर्प्शन frequency of absorption, and this nu bar is inversely proportional to reduced mass. Higher the value of mu, yani higher the mass of vibrating atoms, lower will be the absorption of lower will be the frequency of absorption. तो फोर्स कांस्टेंट जो होता है हमें स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड देते हैं, ये चीज़ हमने डिस्कस किया। तो वैल्यू ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ और डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन रिड्यूस्ड मास ऑफ बॉन्डेड एटम, है ना। या हम ये कह सकते हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ और डिक्रीजिंग रिड्यूस्ड मास ऑफ बॉन्डेड एटम्स। जैसे यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाएंगे। अगर हम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, डबल बॉन्ड की बात करते हैं, सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, तो फोर्स कांस्टेंट के का वैल्यू ट्रिपल बॉन्ड का ज़्यादा है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद डबल बॉन्ड का कम है, सबसे कम कार्बन कार्बन। सिंगल बॉन्ड का ये बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन आप देखिए 2150 पे, 1650 पे और 1200 पे। तो क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से आपको आइडिया मिल रहा है कौन सा मॉलिक्यूल हायर पे एब्जॉर्ब करेगा और कौन सा मॉलिक्यूल लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन पे ये लोअर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा। ये चीज़ आप इजीली आप गेस कर सकते हैं। अगर दो एटम्स या एटम जो अटैच है ना, से किसी कार्बन के साथ, अब जो दूसरा एटम है उसका मास इंक्रीज हो रहा है तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझाएंगे। जैसे कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन 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 कार्बन, सब में कार्बन है। कौन सा एटम, यहाँ हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, यानी मास इंक्रीज हो रहा है। अब हाइड्रोजन इन पे नज़र डालिए, इसका मास 1, इसका 6, सॉरी इसका कार्बन का 12 है ना। तो मास नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, 16 है ना। तो यहाँ 35.5, तो यहाँ पे मास इन शॉर्ट हम कहेंगे इंक्रीज हो रहा है। रिड्यूस्ड मास का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी जितना हम इस साइड जाएंगे म्यू का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है। और जिसका मास कम होता है उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन किसका होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का मास कम है। आप कार्बन पे नज़र मतलब इससे आप इग्नोर कीजिए कार्बन को, क्योंकि सब में कार्बन कॉमन है। कॉमन वाले को हम क्यों देखेंगे, अब दूसरे का मास ही कंपेयर करेंगे। जिनका मास जो है वो सबसे कम है, तो इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन देखिए, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पे है, यही 1200, ये इतने पे। देखो कार्बन आयोडीन बॉन्ड, जो आयोडीन का मास सबसे इन सब में सबसे ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है, 500 सेंटीमीटर इनवर्स पे हो रहा है। तो आपको एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको इनमें से कौन सा हायर न्यू बार पे एब्जॉर्प्शन दिखाएगा, यानी हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा। तो आप इस चीज़ को, दो चीज़ों को ध्यान रखेंगे, फोर्स कांस्टेंट को अगर के का वैल्यू ज़्यादा होगा और रिड्यूस्ड मास कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, एंड वाइसी वर्सा। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। से फॉर एग्जांपल आपके पास, अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड की बात करते हैं, तो अगर हम मास को देखेंगे, मास रिड्यूस्ड मास किसका ज़्यादा होगा, फ्लोरीन हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा होगा। डेफिनेटली फ्लोरीन का एटॉमिक मास ज़्यादा है, कार्बन हाइड्रोजन का रिड्यूस्ड मास कम होगा। तो एज पर फॉर्मूला हमें पता है, दिस न्यू बार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड मास। तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए, यानी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी इसका कम होना चाहिए एज कंपेयर टू दिस स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। यानी ये लो वैल्यू पे एब्जॉर्ब करना चाहिए और कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है
वो थोड़ा सा हायर पे एब्जॉर्ब करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्यों? देखिए, अगर हम इसका वैल्यू देखेंगे, इसका एफ का जो हायर फ्रीक्वेंसी है 4138 पे ये एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं, और जो कार्बन हाइड्रोजन है वो 3040 पे दिखा है। हमने जो एक्सपेक्ट किया था उसका उल्टा हुआ। क्यों उल्टा हुआ? क्योंकि हमने एक चीज़ को इग्नोर किया, हमने के को इग्नोर किया। यहाँ के प्रीडोमिनेट करते हैं, इसका मतलब ये हुआ फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसीलिए ये हायर वैल्यू पे एब्जॉर्ब करते हैं एज कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें दोनों चीज़ों को दिमाग में रखना है, कौन सा प्रीडोमिनेट कर रहे हैं। और आपको पता है कि फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसीलिए यहाँ पे ये हायर वैल्यू पे एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो इस हुक्स लॉ को आप अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा आप इसकी मदद से प्रेडिक्ट करने से पहले आप रिलेटिव कंट्रीब्यूशन देखेंगे, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ का कितना रोल है और रिड्यूस्ड मास का कितना रोल है। अगर इसका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, प्रीडोमिनेट कर रहा है, तो हम इसके हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इसका वैल्यू प्रीडोमिनेट कर रहे हैं तो रिड्यूस्ड मास के हिसाब से हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर से आप व्हाट्सएप पे या आप डायरेक्टली मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप गूगल क्लासरूम पे डिस्कस कर सकते हैं, या हम फिर से एक ये जूम क्लासरूम कंडक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।